हेलो एंड वेलकम टू द क्लास सुपर 5 बैच। 2011 का पेपर सोल्व कर रहे हैं हम। लास्ट हमारा था इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर सिस्टम पे शुरू किया था, उसी को रिवाइज करते हुए हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारा क्वेश्चन था कि वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी किसने स्थापना की है। आंसर है इमैनुअल वालरस्टीन। और जो सारी ऑप्शंस हैं इसको हम स्टडी करते रिवाइज करते हुए जाएंगे। सबसे पहला है पॉल स्क्वीजी। ये 1910 से 2004 तक के फिलोसोफर रहे हैं। मार्क्सिस्ट हैं, इकोनॉमिस्ट हैं और न्यू मार्क्सियन स्कूल में से इनका एसोसिएट करते हैं। किससे? न्यू मार्क्सियन। यानी कि न्यू मार्क्सियन स्कूल वो होता है कि जो मार्क्सवाद को आज के तारीख में प्रासंगिक साबित करने में लगा हुआ है। तो ये भी हो सकते थे मगर ये नहीं है, क्योंकि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर सिस्टम, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है कंटेम्पररी वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। चलिए, और इसका आंसर है इमैनुअल वालरस्टीन। अमेरिकन सोशलिस्ट हैं और इकोनॉमिस्ट हैं और हिस्टोरियन भी हैं तो ये भी मार्क्सवादी। कार्ल मार्क्स, लेनिन और रोजा लक्समबर्ग का इनके ऊपर प्रभाव है और वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी इन्होंने प्रोपोगेट की है। अब इन्होंने क्या किया है कि जो द्वंद्व है मार्क्स का, कैपिटल और लेबर का, उसका खंडन थोड़ा सा किया इन्होंने। आज की तारीख में विचारधारा से ज्यादा इंपॉर्टेंस इकोनॉमिक फैक्टर्स को दिया है और जो द्वंद्ववाद की आलोचना करते हुए इन्होंने जो मार्क्स से लिया है वर्ल्ड सिस्टम बनाते हुए, वो लिया है स्ट्रॉन्ग सेंटर यानी कि कोर और पेरिफेरी का सिद्धांत। जैसे कि स्ट्रॉन्ग सेंटर वाले देश जैसे कि चाइना, अमेरिका अपनी कंपनीज और देश में भेज के वहां से पैसा अपने देश के अंदर ले लेता है बिना उनको विजेता किए हुए। तो वर्ल्ड सिस्टम शक्तिशाली केंद्र और वीक पेरिफेरी का सिद्धांत दिया हुआ है। फिर अगला है तरुण अली। ये आज अभी जीवित हैं। तरुण अली 1954 में पैदा हुए थे, 1943 में पैदा हुए भारत में, भारत के लाहौर में, मौजूदा पाकिस्तान। इस वक्त ये गार्डियन, अमेरिका के अखबार, वाशिंगटन पोस्ट, फ्रंटलाइन, द हिंदू की मैगजीन, उसके लिए आर्टिकल्स लिखते हैं, किताबें लिखते हैं। अफगानिस्तान की हिस्ट्री के ऊपर बुक लिखी है इन्होंने कंसेप्ट दिया है एक्सट्रीम सेंटर्स का, अतिवादी केंद्रों का सेंटर दिया है आज के सिस्टम में। यानी कि एक तरफ अमेरिका हो गया, रशिया हो गया, चाइना हो गया, धार्मिक वाले तुर्की हो गए, एक्सट्रीम सेंटर्स विचारधारा में। लेकिन अल्टीमेटली ये डेमोक्रेसी पर आए हैं और इनकी जो विचारधारा है, डेमोक्रेसी इज ए सेट ऑफ रिचुअल्स, यानी कि डेमोक्रेसी को मेंटेन रखने के लिए ये परंपराओं पर बल दे रहे हैं आज की तारीख में। बाकी वैसे ये बेसिकली हैं, ये भी मार्क्सवादी विचारक के अंदर इनको कैटेगराइज कर सकते हैं। फिर चौथे ऑप्शन दी हुई है ऑन्ड्रे जी फ्रैंक। 1929 में पैदा हुए और 2005 में ऑन्ड्रे जी फ्रैंक का स्वर्गवास हुआ है। ये जर्मन अमेरिकन हिस्टोरियन है, इतिहासवादी और सोशलिस्ट फिलोसोफर है। और इन्होंने जो थ्योरी दी है वो दी है डिपेंडेंसी थ्योरी। यानी कि मार्क्सियन वाले संघर्ष में विश्वास रखते हैं, लेकिन उन्होंने ऊपर देखा कि तरुण अली इन्होंने डेमोक्रेसी के लिए परंपराओं को मेंटेन करने की बात दी, जो मार्क्स से हट गए हैं, संघर्ष की बात नहीं कर रहे तरुण अली। और उसी तरीके से ऑन्ड्रे जी फ्रैंक 1929 से 2005 वाले, ये भी संघर्ष की जगह एक दूसरे पर पारस्परिक निर्भरता, डिपेंडेंसी थ्योरी के प्रवक्ता हैं। और ये कहते हैं द अंडर डेवलपमेंट ऑफ द डेवलपमेंट। नोट कर लेना इस चीज को कि जो डेवलपमेंट है वहां पर जो अंडर डेवलप रह गए हैं उनकी बात कर रहे हैं विश्व के अंदर में।
उस कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए ये सोल्यूशन वार का नहीं बताते हैं, पारस्परिक निर्भरता, एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं। कौन करते हैं? ऑन्ड्रे जी फ्रैंक। अगला क्वेश्चन है, द डॉक्ट्रिन ऑफ लिमिटेड सोवरेनिटी वाज प्रोपाउंडेड बाय, पूनम इसका क्या आंसर है? स्टालिन, ब्रेजनेव, या फिर एंड्रोपोव। ये चारों के चारों रशियन लीडर्स हैं, वहां के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति रहे हैं चारों के चारों। ब्रेजनेव आई गेस। यस, लिमिटेड सोवरेनिटी। क्या होती है लिमिटेड सोवरेनिटी? शाब्दिक सोवरेनिटी यानी कि संप्रभुता, लिमिटेड संप्रभुता। तो क्या ब्रेजनेव अपने देश को संप्रभुता कम करना और कानून के अनुसार रशिया का शासन चलाने की बात करता है ब्रेजनेव? नहीं, ब्रेजनेव भी आज के पुतिन की तरह ही है, जो ये कहते हैं कि जैसे कि इन्होंने यूक्रेन पे अटैक कर दिया, वो कहते हैं कि यूरोप के अंदर में, ब्रेजनेव भी ये कहते हैं लिमिटेड सोवरेनिटी का मतलब कि जो यूरोप के देश हैं, वहां पर जिनके देशों के अंदर हमने अपनी कम्युनिस्ट पार्टियों का राज, एक क्षेत्र राज स्थापित किया हुआ है, दूसरी कोई पार्टी आ नहीं सकती। अगर उस पार्टी पे किसी देश में, जैसे कि हंगरी में उन्होंने क्रांति की, रोमानिया में की, बल्गेरिया पे की, यूक्रेन, फिनलैंड, इन सब में किया था इन लोगों ने, कि अगर इन देशों की कम्युनिस्ट पार्टी को खतरा होता है, उस देश में विद्रोह होता है, वहां के लोग डेमोक्रेसी की बात करते हैं, कैपिटलिज्म की बात करते हैं, आजादी की बात करते हैं, अधिकारों की बात करते हैं, तो हम लोग तो हेल्प करेंगे ही अपनी गवर्नमेंट भेज के, यानी कि रशियन तो अपनी हेल्प करेगा ही, लेकिन जो आसपास के बाकी देश हैं, यूक्रेन, पोलैंड, हंगरी, रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया, जिन देशों के अंदर हमने अपनी पपेट गवर्नमेंट स्थापित की हुई हैं, यानी कि वो कहने को संप्रभु हैं, आजाद हैं, फिनलैंड की तरह, लेकिन उनमें सरकारें कम्युनिस्ट वाली हैं, उनकी सोवरेनिटी लिमिटेड है। उनको उस देश के अंदर में, सपोज यूक्रेन के अंदर हो गया, क्रांति होगी, बाकी देशों ने, गवर्नमेंट ने कम्युनिस्ट पार्टी को हरा दिया, तो उन देशों को भी अपनी सेनाएं रशियन के साथ में भेजनी पड़ेंगी इस विद्रोह को, रेवोल्यूशन को कुचलने के लिए, और वापस कम्युनिस्ट पार्टी की तानाशाही को स्थापित करने के लिए। समझ रहे हैं बात को? अब जो बाकी फिलोसफर्स हैं, इनके नोट्स, अपने नोट्स कर लो। सबसे पहले हैं स्टालिन। सबसे पहले 1917 में आए थे, लेनिन का रूल आया था रशिया के अंदर में। लेनिन का रूल रहा 1917 से 1924 में। 1924 में लेनिन की मृत्यु होती है। तब आते हैं स्टालिन 1924 में, और लेनिन के बाद में आए हैं हमारे क्रुश्चेव 1953 से 64 के बीच में। हालांकि ये लेनिन के बाद में आए थे, लेनिन का गुणगान क्या करते थे, लेकिन इन्होंने एक दो सीक्रेट भाषणों के अंदर लेनिन की नीतियों की निंदा भी की है, और लेनिन को डिक्टेटर भी कहा है। हालांकि खुद भी क्रुश्चेव किसी डिक्टेटर से कम नहीं थे, पर इनके मुकाबले में, आज के पुतिन और ब्रेजनेव के मुकाबले में, क्रुश्चेव थोड़े से लिबरल थे। उस टाइम पे, क्रुश्चेव के टाइम पर अमेरिका और रूस का तनाव कुछ हद तक कम हुआ था। उसके बाद ब्रेजनेव 1964 से 1982, और इनके लिमिटेड सोवरेनिटी के सिद्धांत को ब्रेजनेव डॉक्ट्रिन कहा जाता है। लिमिटेड सोवरेनिटी या ब्रेजनेव डॉक्ट्रिन, जो इसके बारे में बता चुका हूं। और उसके बाद 82 के बाद में जो ये है एंड्रोपोव, ये 2 साल के लिए राष्ट्रपति बने 1982 से 1984। ये भी ब्रेजनेव के ही भाई थे, उन्हीं की तरह डिक्टेटर। और हम अपने KGB, जो उनकी रशियन गुप्तचर संस्था है, जिसके पुतिन भी मेंबर रहे हुए हैं, ये भी एंड्रोपोव भी उसी के मेंबर रहे हुए थे, जैसे उस टाइप में। और हंगरी के अंदर चुनी सरकार को हटा के तानाशाही कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार को स्थापना करने में एंड्रोपोव ने काफी इंपॉर्टेंट रोल लगाया था 1982 से 84 में। इन्होंने भी ब्रेजनेव डॉक्ट्रिन यानी कि लिमिटेड सोवरेनिटी को ही कायम रखा। 84 से लेके फिर 89-90 तक कौन राष्ट्रपति बने? हरी अप, फटाफट बताओ। 5 तक काउंट करता हूं।
एंड्रोपोक के कब बाद, सर? एंड्रोपोक के जाने के बाद 1984 में, उसके बाद 1989-90 तक देश का रशिया का राष्ट्रपति कौन रहा जिसने पूरा शीत युद्ध का अंत किया? 5 तक काउंट सर करता अभी हूँ। ध्यान नहीं आ रहा सर। 1 2 3 4, मिखाइल गोर्बाचोव। जब हिंट दे दिया मिखाइल गोर्बाचोव। शीत युद्ध का अंत किया तो ऑब्वियसली दिमाग में आ जाना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन गौरव, ये तुम्हारे लिए है कि यूएसएसआर के ब्रेकअप के बाद उसके जो पुराने वाले देश थे उन्होंने अपने आप को कौन सी संस्था में ऑर्गेनाइज कर लिया? बिना ऑप्शंस के इसका आंसर बताओ क्योंकि पहले आ चुका है। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट नेशन। थोड़ा सा गलत हो गया, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, CIS इसका सही है। हाँ जी। अगला क्वेश्चन गौरव तुम्हारे लिए है कि भारत ने NPT 1968 पर साइन अब तक क्यों नहीं किए हैं? क्योंकि सर ये 1958 NPT सर, 1968 NPT। हाँ जी। ये सर ये जो परमाणु न्यूट्रल जो न्यूक्लियर डेवलप कंट्री है ना सर, वो ये कहती हैं कि जो न्यूक्लियर डेवलप कंट्री है वो कहती है हमारे अलावा कोई भी परमाणु परीक्षण नहीं करेगा, तो इसी कारण नहीं किया। इसी कारण भेदभाव के कारण हाँ जी, भारत साइन नहीं किया। ऑप्शन सी भेदभाव पूर्ण होने के कारण। अगला क्वेश्चन है पूरम तुम्हारे लिए, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है या सही गलत? ये ज्यादा पब्लिक जनता संदर्भ मुखी है, पब्लिक ओरिएंटेड है ना, जेनरिक होने के मुकाबले में अपने ऊपर लागू होने की जगह ये जनता पर ज्यादा ध्यान देता है। सही है गलत है? न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गलत है सर, ये सही स्टेटमेंट है। ये पब्लिक के हित पर ज्यादा ध्यान देता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सेकंड स्टेटमेंट, ये एनालिटिकल ज्यादा है, डिस्क्रिप्टिव कम है। सही है गलत है? नहीं सर, मैंने ऑप्शन के हिसाब से बोला है सर। ऑप्शन के हिसाब से ही ऑप्शन है बी मतलब इसका राइट। इसका आंसर की गलत बताना है पूनम, गलत बताना है। आंसर की चेक करो। आंसर है इसका बी। यस सर। हाँ तो आंसर ये गलत है स्टेटमेंट, क्योंकि हमें गलत बताना है। आंसर बी गलत है जो कहता है यही है सर, ये डिस्क्रिप्टिव है ज्यादा सर। ये एनालिटिकल कौन सा था? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ओल्ड में बिहेवियरल। जो बिहेवियर एडमिनिस्ट्रेशन है उनके सारे स्टेजेस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की कंठस्थ होने चाहिए। इनको आज रिवाइज करके आना साथ में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्टेजेस का। कल मैं तुम्हारे से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की सारी स्टेजेस और उनके फिलोसफर्स पूछूंगा। हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सारी स्टेजेस और उनके फिलोसफर्स कंठस्थ होने चाहिए। फाइन, ओके सर। बाकी दोनों ठीक है कि ये ज्यादा ग्राहक उन्मुखी है, संस्था उन्मुखी की जगह, यानी कि संस्थाओं के हित की जगह ये ग्राहकों के हित को ज्यादा तवज्जो देता है। इट इज मोर वैल्यू ओरिएंटेड, ये मूल्य निरपेक्ष की जगह मूल्य सापेक्ष ज्यादा है, यानी कि अच्छे बुरे में विश्वास ज्यादा रखता है। जो सेकंड स्टेज थी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की वो वैल्यू न्यूट्रल की थी, यानी कि हमें सरकार के साथ में रखना, मशीनरी का पार्ट है, अच्छे बुरे को नहीं सोचना, जो सरकार ने कहा वही हम कहेंगे। यानी कि वो गजल है ना, जो तुमको पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात को वो रात कहेंगे, तो वो गाना सेकंड स्टेज के ऊपर आता है। लेकिन ये न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहता है दिन को रात नहीं कहनी है, दिन को दिन ही कहना है। अगर हमारी सरकार, हमारा मालिक दिन को रात कहने को बोले तो गलत उसे कहना है कि आप गलत कह रहे हो, और जनता रात में जी रही है, इसके पास में जनता के पास रोशनी लेकर आओ। ये न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मूल फलसफा है। अगले स्टेटमेंट तुम्हारे लिए गौरव कि हेनरी फ्योल ने 6 क्षमताएं दी हैं, कि 6 कैपेबिलिटीज दी हैं, उनमें से कौन सी गलत है मैनेजर के लिए? कि उसको सुंदर होना चाहिए, अपीयरेंस होना चाहिए,
मैनेजर को टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए। सेकंड, मैनेजर को पास एकेडमिक्स क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए और मैनेजर में टैक्टफुलनेस, व्यवहार कुशल भी होना चाहिए। कौन सी नहीं है सर? ये सुंदर वाली गलत है, वाली नहीं होनी चाहिए। हालांकि मौजूदा मार्केटिंग के लिए अपीयरेंस सबसे पहली क्वालिफिकेशन है, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। तो आज की तारीख में देखो तो चारों ही क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और इसके जो मेन कंसेप्ट है हेनरी फ्योल के, इसने मैनेजर को कहा है सर। यस, क्या मैनेजर के लिए भी इसीलिए मैनेजर भी सेल्स मैनेजर ही होते हैं आजकल, और उनका काम सिर्फ ग्राहकों से भी डील करना होता है, सिर्फ स्टाफ से डील नहीं करना होता है मैनेजर्स को। सर अगर ये प्राइवेट में कहता तो होनी चाहिए, नहीं तो नहीं, पब्लिक में नहीं। यस, तो इनके जो 5 कंसेप्ट हैं वो है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। ये इनके मेन कंसेप्ट है हेनरी फ्योल के। वो पोस्ट कोड। अब एफडब्ल्यू टेलर के अनुसार, जो उसने प्लानिंग योजना कक्ष में बैठे हुए मैनेजर के लिए जो कौन सा नहीं बताया, कौन सा कार्य नहीं बताया, स्पीड बॉस, रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क या शॉप डिसिप्लिनेरियन। स्पीड बॉस सर। बॉस है, इसमें हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि एफडब्ल्यू टेलर की साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरी वो अपने आप में काफी एक टिपिकल सब्जेक्ट हो जाता है। ये सिर्फ जिन्होंने अच्छी इंस्टीट्यूट से एमबीए किया हुआ है, इसका आंसर, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो स्कॉलर्स हैं, इसका आंसर सिर्फ वही दे सकते थे। अब ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल आसान है कि जिस स्कॉलर ने मैक्स वेबर का जो ब्यूरोक्रेसी का मॉडल था उसको इररेलेवेंट पाया और ये कहा कि जो डेवलपिंग और ट्रांजिशनल सोसाइटीज हैं उनको ये एक्सप्लेन नहीं करता, और उसने अपना नया मॉडल प्रिज्मेटिक और साला मॉडल डेवलप किया। वह कौन है? गौरव तुम्हारे लिए, हर्बर्ट साइमन, वाल्डो, एफडब्ल्यू रिग्स या फिर अल्फ्रेड डैमेट। हरिया पूनम, तुम बताओ इसका आंसर। डब्ल्यू रिग्स आएगा सर FW इसका, इसमें सारा Prismatic मॉडल आ societies गया में, सर, yes, आपने yes. बता रखा है इसके बाकी बारे भी देख लेते हैं। हर्बर्ट साइमन है ऑप्शन ए। हर्बर्ट साइमन कौन सी स्टेज का है? 3rd स्टेज का है। किस लिए एसोसिएटेड है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में निर्णय सिद्धांत से एसोसिएटेड है। और निर्णय सिद्धांत कैसे दिया है? मैकेनिकल होना चाहिए? नहीं, तर्क बेस्ड निर्णय होना चाहिए, रैशनल, एनवायरनमेंट को देखते हुए। फिर है वॉल्डो, यानी कि डिवाइड वॉल्डो, ये भी 3rd स्टेज के अंदर में आते हैं। और इन्होंने जो 2nd स्टेज का था आइडिया था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वैल्यू न्यूट्रल होना चाहिए, इसकी इन्होंने विरोध किया है। वैल्यू न्यूट्रल डिवाइड वॉल्डो नहीं मानता है। और सर वैल्यू न्यूट्रल कौन क्या होता है सर? जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, दिन को रात को रात को कहेंगे। हमारा खुद का कोई अच्छा बुरा शुभ अशुभ कुछ नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। हमारी वैल्यू वही है जो मालिक बोलता है। फाइन, ठीक है। और उन्होंने ये आर्ग्यू दिया कि जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं उनको जागरूक होना चाहिए, और जो चेंज के कार्यकर्ता, परिवर्तन के अग्रदूत होने चाहिए, यानी कि ना कि जो स्थिति है उसको बरकरार रखने वाले मशीन के कुलपुर्जों की जगह जनता में, जनता को समझ के चेंज लाने में आगे बढ़ के काम करना चाहिए। डिवाइड वाल्डो ने ये कहा। और प्रोसीजर की जगह ड्यू प्रोसेस को प्रोटेक्ट करना है, और जनता की एक्सेस बढ़ाएं सरकार के अंदर। डिवाइड वाल्डो ने 1948 के अंदर में 3rd स्टेज में ये सब क्रांतिकारी बातें कही, जो हम आज के न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के समीप ही डिवाइड वाल्डो को पाते हैं। एफडब्ल्यू रिग्स, जिन्होंने क्वेश्चन में आंसर आ गया, प्रिज्मेटिक डेवलपिंग मॉडल की बात की। डेवलपिंग ने भी 3rd स्टेज के अंदर आते हैं। 3rd और 4th स्टेज चेक कर लेना। जो उन्होंने मॉडल दिया, उन्होंने कहा कि जो डेवलप्ड कंट्रीज थे उसमें पब्लिक मॉडल सिर्फ उसमें काम कर रहे थे, ब्यूरोक्रेसी वगैरह के मॉडल, और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, इंडिया,
ब्राजील, उनमें ये मॉडल काम नहीं कर रहा, जहां पर करप्शन बहुत ज्यादा फैला हुआ है। यहाँ पर भाई भतीजावाद साला कैंटीन मॉडल दिया, यानी कि जो भाई भतीजावाद को साला और कैंटीन मॉडल कहा जाता है, जिसके अंदर उन्होंने करप्शन के अलग अलग मॉडल्स बताए हैं, इनकी भी स्टडी करना। और लास्ट में अल्फ्रेड डायमंड, ये मुझे नहीं मिला, इसकी स्टडी करके मुझे बताना कि अल्फ्रेड डायमंड ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्या चीज कही थी। आगे कथन कारक है, गौरव तुम्हारे से शुरू करते हैं। हर्बर्ट साइमन के अनुसार कि डिसीजंस को मैक्सिमाइज करना पॉसिबल नहीं है, यानी कि डिसीजंस को यांत्रिक तरीके से लेना और उनको पूरी तरीके से यांत्रिक तरीके से इंप्लीमेंट करवा पाना पॉसिबल नहीं हो सकता है, कारण कि एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर में तर्क संगत पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। दोनों कथन सही है, सही व्याख्या है? यस, सही है सर, सही है सर, दोनों कथन सही है, सही व्याख्या भी है, सही आंसर। क्योंकि उसने तर्क संगत कहा था ना सर, कि हमें तर्क संगत होके डिसीजन मेकिंग में तर्क संगत की बात की है उसने। राइट। अगला स्टेटमेंट कथन कारक पूनम के लिए, गांधी ने डिटर्मिनलिज्म की निश्चयवादिता का, जो गांधी का जो निश्चयवादिता है कि हाँ जी ये कर तो ये हो जाएगा, वो सापेक्ष सत्य के सिद्धांत में भी परिलक्षित होती है। यानी कि सापेक्ष सत्य, जो सापेक्ष सत्य वो है कि जो शास्त्रों में लिख दिया है वो सही नहीं है, हमें आज के हिसाब से सत्य को परीक्षित करना चाहिए और उसके हिसाब से सिद्धांत निकालने चाहिए, और जो हम करेंगे आज के हिसाब से शास्त्रों को पढ़ के सापेक्षित सत्य के हिसाब से कार्य करेंगे तो हम अपने मंजिल तक डेफिनेटली पहुंचेंगे। यह है गांधी डिटर्मिनलिज्म, निश्चयवादिता का सिद्धांत। कारण क्योंकि वो ये विश्वास करते थे कि एक समय में सिर्फ हमें एक ही कदम उठाना चाहिए, 2-3 नहीं उठाने चाहिए। यस पूनम, तुम बताओ क्या आंसर है इसका? सर मेरे को मतलब अच्छे से नहीं पता सर, ये हो सकता है सर। नहीं, ये है सी है इसका, कि पहले वाला सही है, सापेक्ष सत्य मानते थे, लेकिन वो एक वक्त में एक ही काम करने वाली थ्योरी नहीं पढ़ते, क्योंकि जब उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया, असहयोग आंदोलन के साथ में 4-5 काम एक साथ किए उन्होंने, पिकेटिंग भी की, शराबबंदी भी की, स्वदेशी का प्रचार भी किया, अंग्रेजों का बहिष्कार भी किया, बहुत चीजें, रचनात्मक कार्यक्रम चलाते थे, ना कि सिर्फ एक कार्यक्रम। तो हाँ ठीक है, वो अहिंसा में विश्वास रखते थे, लेकिन एक बार में कई कार्य करते थे। जैसे कि आप उनकी जो गांधी की किताब देखो, उसमें भी जब उनके बात आते थे, मीटिंग चलती थी, मीटिंग चलते चलते वो साथ में आप देखोगे कि वो बकरी का दूध भी निकाल रहे हैं, चरखा भी काट रहे हैं, और बीच बीच में बच्चों को बकरी के दूध को बच्चों को देने के लिए इंपॉर्टेंट मीटिंग्स के टाइम में लोगों को गाइड भी कर रहे हैं। ही वॉज ए वेरी वेल मल्टीटास्कर, एक बार में कई काम करने में ही वॉज ए जीनियस। तो आंसर है सी, कि ए सही है, सी गलत है। अगला कथन कारक गौरव तुम्हारे लिए। हाँ जी। कि भारत के जो नागरिक हैं उनको पेशेंस की जरूरत है, सब्र की जरूरत है, और निश्चय की भी जरूरत है, जिससे कि वो जो इकोनॉमिक रिफॉर्म से जो अभी तक गेन हुए हैं इनको पचा सके, इनको ला सके। क्योंकि अगर जल्दबाजी कर देंगे तो सारे के सारे गेन्स अभी तक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में आए हैं ये उड़ जाएंगे। कारण भारत की जो समाज है ये प्रजातांत्रिक चर्निंग से ही इवोल्व हुई है। क्रांति की जगह प्रजातांत्रिक तरीके से ही संस्थाएं चेंज होने से ही भारत का समाज डेवलप हुआ है। सही है, गलत है, सही व्याख्या है, नहीं है, क्या है? सर सही है, सही है, बिल्कुल सही है, सही व्याख्या है, ऑप्शन ए। अगला कथन कारक पूनम के लिए। जो प्रेफरेंशियल पॉलिसीज हैं, यानी कि किसी को कुछ ज्यादा दिया जाए, वे हमेशा जो
प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस है, यानी कि जो सही है फेयर करना चाहिए, हमेशा उसको वायलेट नहीं करती हैं। कारण इसका कि लोगों को समान समझना, लोगों के साथ समान व्यवहार करना, इसके लिए कई बार जरूरत हो जाती है कि उनको अलग अलग समझा जाए। समानता के ऊपर बातें हैं, दोनों स्टेटमेंट सही है गलत है, सही है सही व्याख्या है नहीं है, क्या है पूनम ये तुम्हारे हिसाब से? सही है सर। यस, आंसर की के हिसाब से सही नहीं है, लेकिन हमारे हिसाब से ये सही है। कई बार आंसर की भी गलत हो जाती है, हमारे हिसाब से ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही और सही व्याख्या है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन, ये भी आंसर की के हिसाब से हमारा सही मैच नहीं करता, क्योंकि अगला स्टेटमेंट है वेस्टफेलिया सिस्टम 1648 में जो स्थापित हुआ था, ये पोस्ट कम्युनिस्ट वर्ड, यानी कि 1990 का जो वर्ड है पोस्ट कम्युनिस्ट वर्ड, उसमें व्यवहारिक नहीं है। वेस्टफेलिया सिस्टम क्या था कि इसमें राज्यों की संप्रभुता पर जोर दिया गया था 1648 में, कि कोई देश एक दूसरे पे अटैक नहीं करेगा और सब हर देश अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा। कारण ये कहते हैं, कारण क्यों नहीं है, क्योंकि जो उनकी संप्रभुता है, जमीन की संप्रभुता है, ये यूनाइटेड नेशंस के सैंक्शन से चली जाती है। यूनाइटेड नेशंस का सैंक्शन लगता है तो देश अपनी जमीन की रक्षा नहीं कर सकते हैं। ऐसा कुछ है क्या? तो नहीं सर, नहीं है ना, नहीं बिल्कुल। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट हमें गलत लगती हैं, डी भी गलत लगती है और ए भी गलत लगती है, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन बुक में दिया नहीं है, तो हमारे हिसाब से वैसे ये स्टेटमेंट मैच नहीं होती है। आई डोंट नो कि एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहा था इसमें। अगला कथन कारक, ये भी आंसर की किसी से मैच नहीं करता है। एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस, इसको एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर के बारे में फैक्ट्स को इकट्ठा करना चाहिए और वैल्यूज के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। पहली स्टेटमेंट ये है, ठीक है, कि एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस को सिर्फ तथ्यों में विश्वास रखना, तथ्यों मानव व्यवहार से जिम्मेदार तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए और किसी वैल्यूज, अच्छा बुरा क्या है, शुभ अशुभ क्या है लोगों के लिए, इसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस को। कारण क्या बोलते हैं कि साइंस के लिए ये जरूरी नहीं है कि सिद्धांत निर्माण करने से पहले अवधारणाओं का निर्माण करें। तो ये जो कारण है सर, गलत है, सारा ही गलत है। देखिए डी जो कारण है ये भी गलत है कि साइंस के लिए जरूरी हो जाता है कि कोई भी सिद्धांत निर्माण करने से पहले अवधारणाओं का निर्माण करना। जब तक अवधारणाएं निर्माण नहीं होती हैं स्टेप बाय स्टेप, तब तक आप विज्ञान कभी भी साइंस प्रिंसिपल का निर्माण नहीं कर सकता है। तो कारण भी गलत है और कथन भी गलत लगता है मुझे, क्योंकि बुक के अकॉर्डिंगली तो सी दिया हुआ है कि कथन सही है, कारण गलत है आंसर की में, लेकिन मुझे तो ये कथन भी गलत लगता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस को सिर्फ फैक्ट्स की स्टडी करनी चाहिए, व्यवहार को स्टडी करने के लिए वैल्यूज की स्टडी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आज की जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस है, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वो ये कहती है कि न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में फैक्ट्स की भी स्टडी करनी है और वैल्यूज की भी स्टडी करनी है, क्योंकि इंसान सिर्फ फैक्ट्स पे काम नहीं करता, वैल्यूज पर भी काम करता है। ये काम मेरे लिए सही है, मेरे लिए अच्छा है, नहीं है, बुरा है, इस चीज पर भी हर इंसान सोचता है। तो अकॉर्डिंग टू आंसर की सी, लेकिन मेरे हिसाब से ये दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं, जिसका ऑप्शन आंसर में दिया नहीं हुआ है। तो कथन कारक में हमेशा एक पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हमेशा रहता है। अब अगला क्वेश्चन गौरव तुम्हारे लिए चढ़ते क्रम में लगाना है। प्लेटो जिसने स्टेट्समैन लिखी थी, फिर रूसो जिसने एमॉइल लिखी थी,
फिर बेंथम जिसने द फ्रैगमेंट्स ऑफ गवर्नेंस लिखी थी, या फिर मैकियावेली जिसने आर्ट ऑफ वार लिखी थी। आप सबसे पहले क्या आएगा? सर सबसे पहले प्लेटो की प्लेटो आएगा, स्टेटमेंट आएगी। ठीक है। प्लेटो के फिर बाद रूसो, प्लेटो के बाद पूनम रूसो आएगा या मैकियावेली आएगा? रूसो सर। रूसो, रूसो उसके बाद मैकियावेली, उसके बाद ये उसके बाद बेंथम। उसके बाद